अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दी। अच्छा जी, क्लास 9th के बच्चों, आज बेसिकली हम डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो डोमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें से अक्सर आपको लेंथी क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें वो आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं कि एक डोमेन का दूसरी डोमेन से क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन हम इन डोमेन्स को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट डोमेन की तरफ, दैट इज डोमेन आर्किया। आर्किया एक ऐसी डोमेन है जो कि सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी डोमेन है। और किंगडम आर्किया के अंदर बेसिकली जो आपकी डोमेन है इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। मैं आपको बताती चलूं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स एक्चुअल में वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर तो होते हैं, साथ इनके पास जो इनकी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, तो इनके जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल्स हैं, न्यूक्लियस है, बेसिक में आपको बताऊंगी, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, यानी कि उसके इर्द गिर्द कोई कवरिंग नहीं होती। नेचर ने उसको वो वाली प्रोटेक्शन नहीं दी होती जो कि हमें मिली हुई है। तो बेसिकली ये क्या मोस्टली होते हैं, ये सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा जी, अब इनकी जो सेल वॉल है वो इसके अंदर मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स है उनकी सेल वॉल मैं आपको बताती चलूं, उसके अंदर ना पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। लेकिन आर्किया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी सेल वॉल के पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। अब इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन ना होने की बजाय क्या होता है, चलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फंजाई के पास उसके सेल वॉल में क्या था, काइटिन था, इसी तरह इसके जो सेल वॉल है उसके पास वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम के पॉलीपेप्टाइड्स होंगे और मुख्तलिफ इकसाम की प्रोटीन्स होंगी। डिपेंड करेगा कि वो बेसिकली कौन सा प्रोकैरियोट है, उसकी स्पीशी पे डिपेंड करेगा, उसकी डिफरेंट नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा। तो इनकी बेसिकली क्या होगी, सेल वॉल के बाहर आपको पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स मिलेंगे। अब जो बेसिक इनकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है राइबोसोमल आरएनए, जिस तरह हमारी बॉडीज में भी आरएनए होते हैं तो इसी के पास भी राइबोसोमल आरएनए होता है। लेकिन जिनका राइबोसोमल आरएनए है वो यूकैरियोट्स यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि मोस्ट एडवांस्ड क्रिएचर है। इनका आरएनए उन एडवांस क्रिएचर्स के साथ रिजेंबल करता है। तो ये आपने पॉइंट मेंशन करना है कि जो इनका आरएनए है वो किससे मिलता जुलता है, वो यूकैरियोट्स के साथ मिलता जुलता है। अब इसके बाद सेल वॉल के बाद आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसकी सेल को कवर कर रही है, देखिए न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस वो नहीं है, लेकिन जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली, अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आप देखें कि यूनिक लिपिड्स, एक खास किस्म के लिपिड से बनी होती है। ये वो किस वजह से बनी होती है, अब डिफरेंट होगा ये भी। ये देखिए यूनिक लिपिड्स में यहाँ मेरे कहने का मकसद ये था कि जिस एनवायरमेंट में, जिस कंडीशन में, जिस टाइप के आपके पास आर्किया होगी वो उस टाइप के जो है ना यूनिक आपके पास लिपिड्स होंगे। अब ये यूनिक लिपिड्स इसको हेल्प किस चीज में करते हैं, यूनिक लिपिड इसको बेसिकली एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा शदीद जैसे कि टेम्परेचर हो गया है, तो उस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए इसके पास यूनिक लिपिड्स होंगे, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाएगा। इसी तरह कोई ऐसी अल्कलाइन वाटर है, बहुत ज्यादा उसका पीएच या तो बहुत ज्यादा लो है या बहुत ज्यादा हाई है, अगर वो लो की तरफ पीएच होगा तो वो क्या होगा, वो एसिडिटी का एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर वो हाई की तरफ होगा तो वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब ये ऐसे एनवायरनमेंट में भी सरवाइव करते हैं। देखिए हम लिविंग क्रिएचर्स हाई पीएच में सरवाइव नहीं कर सकते। लेट्स सपोज के हमें अगर अल्कलाइन एनवायरनमेंट में हाई में रहने का मौका मिले तो हम वो नहीं एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते। इसी तरह हम लो पीएच में भी सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करते हैं। हाँ, हम इसी तरह देखें सॉल्ट, जो अल्कलाइन सॉल्ट की अमाउंट है, लेट्स सपोज अगर बहुत ज्यादा इनके एनवायरनमेंट में सॉल्टी वाटर ज्यादा है वो उसमें भी सरवाइव कर जाएंगे। यानी कि इनके पास इतनी, नेचर ने इनको कैपेसिटी दी है कि हर तरह की एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि हम जैसे आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट थी वो किसकी वजह से थी, वो यूनिक लिपिड्स की वजह से है। ये आपने याद रखना है। और लिपिड्स किधर होते हैं, वो उनकी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। अब ये जो अपना बेसिक एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपना प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो बेसिकली एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आपका सल्फर है, अमोनिया है,
उधर से वो जो है ना अपनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी, जहाँ वो रह रहे होते हैं वहां से वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपनी एनर्जी रिटेन करते हैं। कुछ क्या करेंगे, अदर्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ जो इसमें लिविंग क्रिएचर्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक हैरानकुन चीज ये है कि आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि इनमें बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है वो ये है कि इनकी सेल वॉल के पास क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता। ये दूसरी चीज बड़ी डिफरेंट सी चीज है कि इनका जो आरएनए है वो यूकैरियोट से बहुत ज्यादा मिलता है। और तीसरी चीज के ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिक इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं। अब देखें कि इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन से आ जाते हैं। आपको इसमें से आर्किया बैक्टीरिया की एग्जांपल्स आ सकती हैं कि कौन सा किस वजह से इसको हमने नाम दिया। तो फर्स्ट वन को हम बोलेंगे मिथेनोजेंस। मिथेनोजन इनको इसलिए कहा गया कि ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। मीथेन भी एक गैस है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने बाकी सर्टेन प्रोसेसेस के लिए, वो तो आगे अब डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ जो है ना आपको मिलेंगे हेलोफाइल्स वाली, कुछ हेलोफाइल्स होंगे। वो आपको हेलोफाइल्स कहाँ मिलेंगे, वो आपको वहां मिलेंगे बैक्टीरिया जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो है सॉल्टी इन्वायरमेंट है, यानी कि पानी में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे होंगे जहाँ पे आम लिविंग क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी तरह कुछ को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी में भी, टेम्परेचर में भी ये क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। और लास्ट में आपके आती हैं एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स वो होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पीएच बहुत कम हो जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, तो उनमें भी ये सर्वाइव करते हैं। तो ये जो इसकी मेन पॉइंट्स हैं वो आपने अपने जहन में रखने हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेल वॉल, सेकेंड वॉज दैट राइबोसोमल आरएनए, और थर्ड ये कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, और ये इनकी एग्जाम्पल है। ओके, द सेकेंड वन इज डोमेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आपने लफ्ज जो है ना अपनी कॉमन डेली लाइफ में सुना है जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। हम बैक्टीरिया को बुरा भला भी बहुत कहते हैं। अब हम देखेंगे ये कहाँ बुरा भला है और कहाँ अच्छा है। सबसे पहले लेकिन हम इसको बुरा भला या अच्छा कहने से पहले हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ये है कि इसमें दो आपके पास एग्जांपल्स आती हैं, एक बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया। आई नो दैट ये जो वर्ड साइनोबैक्टीरिया नहीं आपके लिए बिल्कुल न्यू है। बैक्टीरिया तो, साइनोबैक्टीरिया भी आपके डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बैक्टीरिया से, जो ट्रू बैक्टीरिया उससे डिफरेंट होता है। अब इसकी जो सेल वॉल है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है, जो कि आपके बेसिकली डोमेन आर्किया के अंदर नहीं था। तो इसकी सेल वॉल के अंदर पहली चीज जो फर्क आ गया आर्किया का और बैक्टीरिया का, वो ये आ गया कि उसकी सेल वॉल में क्या था, बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं था, बट इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन है। इसमें भी प्रोकैरियोट्स आपके आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। ये भी सर्टन ऑल एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करने की इनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो वाले एनवायरमेंट्स में जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट है, कि भी सॉइल में, वाटर में, डिफरेंट जगहों पे जो है ना एयर में, ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह वो आर्किया कर रहा था हेलोफाइल से एक्सट्रीम टेम्परेचर में, वो ये चीजें एक हद तक ये नहीं कर सकते। अब कुछ इसमें यूनिसेलर, यूनिसेलर का मतलब है कि वो एक ही सेल से वो पूरी क्रिएचर है, आप उसको कहोगे बैक्टीरिया होगा। कुछ बैक्टीरिया करते हैं चेन, जो चेन जैसे कि आप गले में चेन पहन के फिर रहे होते हो, चेन की तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। कुछ क्या करते हैं, क्लस्टर, जुमकट्टा, इकट्ठा हो जाना, एक ही जुमकट सा बना लेना, इस फॉर्म में रहते हैं। और कुछ क्या करते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में, यानी कि इधर ये एक कॉलोनी है तो इसमें काफी बैक्टीरिया इकट्ठे हुए हैं, इधर एक कॉलोनी है तो इसमें काफी बैक्टीरिया इकट्ठे हैं। तो कुछ कॉलोनीज की फॉर्म में भी जो है ना रहना पसंद करते हैं। तो इनका जो वे ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, या तो ये यूनिसेलुलर ही सरवाइव करेंगे, कुछ बैक्टीरिया अकेले ही सरवाइव करेंगे, कुछ क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे चेन्स की फॉर्म में, कुछ क्लस्टर्स बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और कुछ क्या करेंगे, कॉलोनीज, ग्रुप्स की फॉर्म में सरवाइव करेंगे। इसमें मोस्टली जो है ना क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक इनका मोड होता है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो कि फोटोसिंथेसिस आपके करते हैं वो आपके यू बैक्टीरिया आते हैं, जिसको कि हम
ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि ट्रू बैक्टीरिया कौन सा है या यू बैक्टीरिया को ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, तो इसका ऑल्टरनेटिव नेम ट्रू बैक्टीरिया। अच्छा, अब कुछ इसमें जो है ना डिजीज कॉज भी करते हैं, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। अब जब डॉक्टर को आप अपने कंडीशन या सिम्टम्स बताते हो तो डॉक्टर आपको बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना वो आपको मेडिसिन देता है। देखिए, इनके भी सिम्टम्स होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, फंगल के डिफरेंट होंगे, तो ये डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन ये इतने बुरे नहीं होते जो कि हम कॉमनली सुन रहे हैं कि बैक्टीरिया दे आर हार्मफुल, दे आर हार्मफुल। इसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी नेचर के न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस कर रहे हैं। वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं? ऐसे बैलेंस कर रहे हैं कि बेसिकली वो क्या है, वो डीकम्पोजर है। डीकम्पोज करना होता है गलना सड़ना, किसी चीज को गलाना, उसको खत्म करना। देखिए, अगर दुनिया में जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ये आपके पौधे हैं, आपके फसलें हैं, ये खराब हो गई हैं, इंसान है, जानवर है, दुनिया से चले गए हैं, हम क्या करते हैं कि हम उसको जमीन के अंदर दफन कर देते हैं। कुछ लोग किसी डिफरेंट तरीकों से, कोई जला देते हैं, कोई डिफरेंट, हर मजहब के अपने अकीदे होते हैं। अब वो जो लिविंग क्रिएचर है, जैसे कि एनिमल्स हैं, वो तो खत्म हो गए। अगर वो ऐसे ही उनकी बॉडीज खड़ी रहेंगी, पानी के अंदर रहेंगी, जमीन पे रहेंगी, तो वो क्या होगा, वो तो सारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देंगी, उसमें मक्खियां आएंगी, स्मेल फैलेगी। एक हद तक आप उसको रिटेन कर सकते हो, जगह नहीं होगी इंसानों के चलने के लिए। तो फिर यहाँ बैक्टीरिया आते हैं, वो क्या करते हैं कि गलने सड़ने के अमल को स्पीड अप करते हैं। फिर आप देखते हो कुछ अरसे बाद कुछ भी नहीं रहता, ढांचा रह जाता है। तो असल में इंसान जो है ना, इंसान कह लें, जितने भी मखलूकात हैं, उनकी वर्थ ये है कि एक बैक्टीरिया आके उनकी बॉडी को खत्म कर देता है। तो ये बेसिकली इस तरह आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी नेचर को बैलेंस रखने में। वरना हजारों साल पहले के भी इंसान जो थे ना, वो दुनिया में अगर वो मर भी जाते तो ऐसे ही वो पड़े होते, क्योंकि बैक्टीरिया ना होता तो हमें उसका ये नुकसान होता, हम इंसानों का रहना, चलना, फिरना, उठना मुश्किल हो जाता। तो बैक्टीरिया इस लिहाज से बहुत यूजफुल है। ओके, द थर्ड वन इज डोमेन यूकेरिया। आपने पढ़ ली, पिछली दो डोमेन्स पढ़ ली, आपके जहन में क्वेश्चन तो राइज हुआ होगा कि देखिए बैक्टीरिया भी आगे, साइनोबैक्टीरिया भी आगे, हम लोग किधर गए? बेसिकली हम ह्यूमंस किधर हैं, ये प्लांट्स किधर हैं? तो भाई हम इधर हैं, लेकिन हम यूनिसेलुलर नहीं है। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स आती हैं जो कि यूनिस, कुछ आती हैं समहाउ जो यूनिसेलुलर होती हैं, मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर। यानी कि हम लोग, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि इंसान है, वो एक छोटा सा इंसान, छोटा सा बच्चा होता है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी बॉडी में सेल्स भी बढ़ते जाते हैं। इसी तरह एक छोटा सा सीड होता है, वो जमीन के अंदर हम बीज बोते हैं और वो बीज बड़ा होकर एक दरख्त बन जाता है। तो इसी तरह हमारे सेल्स जो है ना, बेसिकली वो, हम जब तक बड़े नहीं हो जाते वो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब हुआ ये कि जब मल्टी सेलुलर है, जब इतनी ज्यादा सेल्स हैं, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी है कि इस सेल, इस तरह के जो सिमिलर सेल्स हैं वो ये काम करेंगे, इस तरह के सिमिलर सेल्स ये काम करेंगे। अब उन सेल्स को काम परफॉर्म करने के लिए कि किसी सेल में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो नेचर ने क्या किया है कि हमारे सारे सेल्स के गिर्द एक कवरिंग दे दी है, जिसको कि मेम्ब्रेन कहते हैं, कवरिंग है। एग्जाम्पल इजी सी मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर में जो पहला बैरियर है वो आपका आता है गेट और दीवार। अंदर तो कमरे हैं ना। अब जब गेट और आपकी मेन एंट्रेंस पे गेट नहीं होगा, दीवार तो आपको बाउंड्री कवरिंग दे रही है, वो तो परमानेंट है, कोई दीवार खोल के तो नहीं आएगा। गेट को नॉक करता है, आपको पता है, आप परमिशन देते हो तो कोई अंदर आता है, या कोई अनवांटेड तरीके से आता है तो आप तो बेसिकली उस चीज को अलाउ नहीं कर रहे होते, वो चीज डेली लाइफ में भी अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो अब इसी तरह नेचर ने भी आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग दे दी है, एक मेम्ब्रेन दे दी है, और उसमें से सेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स उस सेल की परमिशन से आ सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर इनवांटेड पार्टिकल्स अंदर आएंगे तो क्या होगा, सेल को डिजीज कॉज करते हैं। तो देखें, वो कुदरत के जो इशारे हैं वो आपको डेली लाइफ में भी मिल रहे हैं कि इस तरह आपके घर का भी बैलेंस चल रहा होता है, इस तरह आपकी बॉडी के सेल्स का भी बैलेंस चल रहा होता है। तो अब ये बेसिकली यूकैरियोट्स जो होते हैं, ये सारे, इनको अल्लाह ताला ने, इनको कुदरत ने क्या दिया है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज दी हैं, और मल्टी सेलुलर है। इसमें आपके प्रोटिस्टा आ जाते हैं, आपके फंजाई आ जाते हैं, और बेसिकली आपके एनिमल या प्लांटी एनिमल्स, प्लांट जितने भी है ना,
आपको अपनी नेकेड आई से नजर आ रहे हैं बेसिकली, और कुछ आपको नेकेड आई से नजर नहीं भी आ रहे होंगे क्योंकि इनका साइज छोटा होगा, आप उनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। तो उसको भी, जो उसमें भी कुछ क्रिएचर्स ऐसी हैं कि जो मल्टी सेलर हैं, लेकिन आप उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हो, तो वो क्या है, ये सारी आपकी यूकेरियोट्स के अंदर आती हैं। और इस तरह नेचर ने, कुदरत ने अपना एक बैलेंस, एक सिस्टम रखा है कि जो जमीन में है, जो जमीन के अंदर है, जो जमीन के ऊपर है, जो हवा में है, उस सारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स आती हैं, वो आपकी इन 3 डोमेन से आती हैं। तो ये 3 डोमेन्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट प्ले करती हैं। तो काइंडली प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मजीद आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट जरूर किया करें कि मैम मुझे इस टॉपिक समझने में इशू हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी। लेकिन एक चीज आपने बिल्कुल जहन में रखनी है कि जब भी आप 9th 10th की कोई भी सब्जेक्ट की, आइदर इट इज बायो, आइदर इट इज फिजिक्स, आइदर इट इज केमिस्ट्री, जब तक कि आप किसी भी चीज को, टॉपिक को, स्लॉट को रीड करके उसके बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स नहीं बनाओगे, तो आपको कभी भी ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिकॉल नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो जो वीडियो आपको अपलोड की जाती है आप उसके साथ ट्यून रहें। थैंक यू सो मच।